एक आदमी अपनी गहरी नींद से जागता है और चारों ओर देखता है। उसके चारों ओर हर कोई मर चुका है। अब वो कंफ्यूज होकर घूमता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, उसके आसपास और दुनिया में हर कोई मर चुका है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। वो क्या चीज है जो इसके अलावा सभी को मार रही है? ये सब यमनशी में एक लोकल क्लिनिक से शुरू हुआ। जब उस शहर में फ्लू के प्रकोप के कारण क्लिनिक में भीड़ मची, जो पहले से कहीं अधिक थी। नाबू क्लिनिक से सीजनल फ्लू का इंजेक्शन और कुछ दवाएं ले रहा है, क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाद में नाबू अपनी जॉब पर जाने के लिए घर से निकलता है। वो एक लैब टेक्नीशियन है और बायोटेक फील्ड में काम करता है। वो अपने तेज बुखार के बावजूद लैब जाता है और रिसेप्शनिस्ट द्वारा पूछे जाने पर वो कहता है कि वो घर पर अकेले रहने के बजाय काम करेगा। आज नाबू काम करते समय अपने डेस्क पर छींकता रहता है। उनके कॉलीग ने बताया कि यदि वो आज काम बिना रुके करे तो वे बायोकॉन अलार्म बंद कर सकते हैं। फिर उसे कंपनी की ओवर द काउंटर कोल्ड दवा का उपयोग करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दवा अभी उपलब्ध नहीं होती है। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपने ड्रॉअर खोलता है। एक अन्य सहयोगी ने सुझाव दिया कि वो कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एंटी फीवर ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं, जो अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो दवा चीफ ऑफिस में एक लाल रंग के केस में नीला रंग का कैप्सूल है। ये लगभग मैट्रिक्स जैसा लगता है। नोबाव इसके बारे में सोचता है। बाद में जब वो कुछ पेपरवर्क जमा करने के लिए चीफ के ऑफिस में जाता है तो वहाँ चीफ मौजूद नहीं होता है। फिर वो उस कैप्सूल के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसके कॉलीग ने बताया था। इसलिए वो फाइल को टेबल पर रखता है और कैप्सूल को खोजने की कोशिश करता है। वहाँ वो एक बोतल में कुछ कैप्सूल देखता है जिन पर सैंपल लिखा होता है। वो उनके बजाय नीले जार को उठाता है और उनमें से 3 लाल कैप्सूल लेता है। जाहिर है उसने गलत दवा ली है। इस बीच रिसेप्शन में 2 लड़कियां बातें कर रही हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी गंध आती है। कहीं और चीफ प्रोफेसर गुस्से में मुख्य लैब में घुसते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि किसी ने लाल गोलियां चुरा ली हैं। उन्हें ये जानना है कि उनके ऑफिस में कौन घुसा था, जिस व्यक्ति ने नोबाव को पहले गोलियां लेने का सुझाव दिया था। वो कहता है कि नोबाव शायद कुछ समय पहले आपके ऑफिस में गया था और उसने गोलियां ली होगी। प्रोफेसर ये जानने के लिए उस आदमी को उठा लेता है कि नोबाव कहाँ है और उसने गोलियों के साथ क्या किया है। एक अन्य वर्कर ने उन्हें बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और बस एक झपकी लेने के लिए गेस्ट रूम में चला गया होगा। फिर प्रोफेसर उसे खोजने के लिए गेस्ट रूम की ओर भागता है। लैब के बाकी वर्कर्स को भी अजीब सी गंध महसूस होने लगती है। अगली सुबह नोबाव अपनी नींद से तरोताजा मूड में उठता है। खैर यह एक अच्छी नींद ले पाया, क्योंकि किसी ने उसे नहीं जगाया। वह बाकियों को देखने के लिए गेस्ट रूम से बाहर निकलता है। हालांकि वह देखता है कि रिसेप्शनिस्ट अपनी टेबल पर पड़ी है। वह सोचता है कि वह सो रही है, लेकिन वह ये जानकर चौंक गया कि वो वास्तव में मर चुकी है। वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वह अपनी लैब में देखता है तो वह पाता है कि उसके सभी कलीग्स मर चुके हैं, यहाँ तक कि पिंजरे में चूहे भी। डरा हुआ नोबाव लैब की जांच के लिए एक एम्बुलेंस को बुलाता है। वो आश्चर्य करता है कि कोई रासायनिक घटना हुई है, इसलिए वो बायोकॉन अलार्म की ओर जाता है। वो चीफ के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बायोकॉन स्विच के सामने चीफ भी मर चुका है। जैसे ही वो चीफ के शरीर के पास आता है, वह देखता है कि बायोकॉन स्विच बंद है। जब वो स्विच ऑन करता है तो अलार्म तेजी से बजने लगता है। चीफ का कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है और लोग पूरी स्क्रीन पर यह जानने के लिए चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे सीसीटीवी फुटेज से चीफ को मृत पड़े हुए देखते हैं। डायरेक्टर बात संभालता है और नोबाव से पूछता है कि क्या हुआ है और लैब के बारे में पूछता है। फिर वो नोबाव को टोक्यो में कंपनी के हेडक्वार्टर में कुछ दवाएं और फाइलें देने का निर्देश देता है। वो नहीं चाहता कि किसी को अभी इस घटना के बारे में पता चले, क्योंकि यह एक नई दवा से संबंधित हो सकता है जिसे सरकार ने गुप्त रूप से बनाने का आदेश दिया था। जैसे ही नोबाव चीजों को इकट्ठा करना शुरू करता है, उसे पता चलता है कि गुप्त दवा वही है जो उसने एक दिन पहले ली थी। वो चिंतित हो जाता है, लेकिन अपने ब्रीफकेस में सब कुछ पैक करने का फैसला करता है और अपनी साइकिल पर कार्यालय से बाहर निकल जाता है। वो पास में उड़ने वाले पक्षियों के झुंड को देखता है जो अचानक मर रहे हैं। पक्षियों में से एक उसके चेहरे पर जा गिरा, जिससे वो सड़क से नीचे गिर जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने चारों ओर मरते हुए जानवरों का ढेर देखता है। अजीब बात है कि ऑफ सीजन होने के बावजूद सभी पौधे खिल रहे हैं। नोबाव सड़क पर चढ़ जाता है और पास में एक क्रैश्ड एम्बुलेंस को देखता है। जब वो जांच करने के लिए जाता है तो वो लैब में अपने साथियों की तरह सभी को मृत पाता है। उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारें उसी स्थिति में सड़क पर क्रैश्ड हैं। टोक्यो में हम डायरेक्टर को कुछ अन्य मेन लोगों के साथ डिस्कशन रूम में जाते हुए देखते हैं। वे जापान की सेना के एक जनरल से मिलते हैं, जो उनसे पूछता है कि क्या चल रहा है। वे घटना के बारे में जनरल को जानकारी देते हैं और ये घटना जापानी और अमेरिकी सरकारों द्वारा बनाई गई दवा से कैसे संबंधित हो सकती है। इस बीच जब सेना कोफू निवासियों को कोफू सिटी से निकालने के लिए अपना काम शुरू करती है, तो पत्रकार कोफू शहर के मेन रोड के पास इकट्ठा हो जाते हैं।
कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है या यहाँ गंध किस चीज की है। यहाँ तक कि गैस मास्क में शहर के ऊपर मीलों दूर उड़ने वाले न्यूज हेलीकॉप्टर में भी लोग बदबू नहीं झेल सकते। जब उनमें से एक नोबाव को एक इमारत की छत पर झंडा लहराते हुए देखता है तो वे उसे बचाने का फैसला करते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रिपोर्टर नोबाव के पास जाता है और गन से तुरंत मारा जाता है। कैमरामैन भी मर जाता है। वो कैमरे के बंद होने से पहले मदद के लिए चिल्लाता है। दूसरी ओर डिस्कशन में जनरल कहते हैं कि उन्होंने इस मेडिकल रिसर्च के बारे में पहले कभी नहीं सुना। डायरेक्टर और उनके कॉलीग तब बताते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री ने अपने देश की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली बायोवेपन बनाने के लिए काम पर रखा था, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ एक गुप्त रिसर्च टीम का गठन किया। किनारे पर मौजूद एनालिस्ट्स में से एक तब डायरेक्टर को बताता है कि डिजास्टर का एपिसेंटर हिल रहा है, शायद हवा के कारण। डायरेक्टर ने जनरल को सूचित किया कि उसके नोबाव को फाइलों और सैंपल को लाने का काम सौंपा है। जनरल इस बात से अचंभित हैं कि अभी भी उस जगह पर जिंदा बचे हुए हैं। उन्हें तब पता चलता है कि नोबाव ट्रेजेडी का सोर्स हो सकता है। हालांकि नोबाव डेड बॉडीज और उसके आसपास की पीली गैस से भरी सड़कों पर चल रहा है, लेकिन उसे यह नहीं लगता कि गैस उससे आ रही है। जब सेना शहर को खाली करने के बाद कोफू सिटी पर लौटती है तो वे नोबाव को दूरी पर चलते हुए देखते हैं, जबकि वे सुरंग को सील करने वाले थे, परंतु वे उसे भी निकालने का फैसला करते हैं। लेकिन जब सैनिक उसके पास आते हैं तो वे तुरंत मर गए। सेना का पता चलता है कि नोबाव उसके पीछे आने वाली हरी धुंध के कारण गंध का सोर्स है। वे नोबाव को पीछे छोड़कर भागने का फैसला करते हैं, लेकिन नोबाव इस बात से पूरी तरह अनजान है और वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है। हालांकि वे उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। बायोकॉन के साथ सुरंग में जाने के बाद नोबाव अपने चारों ओर हरी धुंध को नोटिस करता है और उससे दूर भागने की कोशिश करता है। दूसरी ओर उन्हें पता चला कि नोबाव गैस का कारण है। वे अनुमान लगाते हैं कि जब नोबाव ने ड्रग्स का सेवन किया होगा तो ड्रग्स के पदार्थ ने उसके शरीर में एक अन्य केमिकल के साथ रिएक्शन किया होगा, जिसके परिणामस्वरूप घातक गंध आई होगी। इस घातक गंध की पावर उसके मूड और मेटाबॉलिज्म के अनुसार बदलती रहती है। खैर, इस मामले में गंध के फैलने को रोकने के लिए जापानी सेना उसे मारना चाहती है, लेकिन अमेरिकी सेना नोबाव को जिंदा चाहती है क्योंकि उन्होंने ड्रग रिसर्च में काफी पैसा लगाया था। तब जनरल गुस्से में कहता है कि अपने लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है। नोबाव अंततः निर्देशानुसार फाइलें और दवा देने के लिए टोक्यो की ओर एक मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए आता है। सेना उसे गोली मारना शुरू कर देती है और उसे मिसाइलों का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन वो चमत्कारिक ढंग से उन सभी को चकमा दे देता है। दर्जनों युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर उसे मार गिराने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। हर मशीन द्वारा बनाए गए टारगेट मिस होने लगते हैं। पुल के दूसरी तरफ से उसकी ओर गोलियां दागने वाले टैंक एक दूसरे पर गिर जाते हैं, जो फिर एक एक करके विस्फोट करना शुरू करते हैं। यहाँ ये पता चला है कि उसके शरीर से निकलने वाले केमिकल टारगेट सिस्टम्स में रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए नोबाव अजीब तरह से जेट, नौसेना, साथ ही बमों के हर हमले से बच जाता है और बस टोक्यो की ओर चला जा रहा होता है। इस समय सेना का अड्डा भी भयभीत हो गया है और हर कोई टोक्यो से भागने की तैयारी कर रहा है। इससे शहर में जाम लग जाता है क्योंकि यातायात का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। हवाई अड्डे पर भी भीड़ भाड़ होती है और हर कोई बस वहां से निकलना चाहता है। प्रधानमंत्री तब संयुक्त राष्ट्र से सहायता का अनुरोध करते हुए एक बयान जारी करते हैं। इस मामले को तब अमेरिकी जनरल ने अपने हाथ में ले लिया, जो इस समय सिचुएशन को देख रहा था और नोबाव को पकड़ने की कोशिश करने के लिए 3 सैनिकों के नासा स्क्वाड को स्पेससूट में भेजता है। नासा का सबसे हाल ही स्पेससूट एक प्रोटोटाइप है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पीछे हटा सकता है और नोबाव को जीवित पकड़ने में सैनिकों की हेल्प कर सकता है। जापानी सेना टोक्यो के रास्ते में एक सुरंग में एंट्रेंस द्वार को ब्लॉक करने और दूसरे छोर से ठंडी हवा बहने के साथ नोबाव को फ्रीज करने का इरादा करती है। नासा की टीम आती है और सुरंग में चली जाती है। नोबाव ने उन्हें नोटिस किया और उनकी खतरनाक अपीयरेंस के कारण चिंतित हो गया। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। इससे उसके शरीर से एक दुर्गंध निकलती है जो सेना की मशीनरी को नष्ट कर देती है, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एनालिस्ट टीम को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने 30 मिनट से अधिक समय तक टीमों के साथ संपर्क खो दिया था। धीरे धीरे वे उन्हें ट्रैक करने लगते हैं। गंध की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। वे अंत में देखते हैं कि फुटेज में स्क्वाड बच गए हैं। स्क्वाड ने नोबाव को आइसोलेशन बैग में सफलतापूर्वक डाल दिया होता है और उसे टोक्यो में मिलिट्री हेडक्वार्टर में वापस ले आते हैं। नासा के सैनिकों में से एक नोबाव के फाइल से भरा हुआ और समाप्ले गोलियों के ब्रीफकेस को जनरल को देते हैं। जब वह अपना फेस शील्ड बंद करता है तो उन्हें पता चलता है कि सूट के अंदर का व्यक्ति नोबाव है और वह अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वह इन सभी आपदाओं का सोर्स है। वह सूट के बाहर खुद को निकालता है
जिससे यहाँ हर कोई मर जाता है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाली पर क्लिक करें और नेक्स्ट के लिए राइट वाली पर क्लिक करें।